हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का नित्य क्लासेस में। मैं कामनी गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज आज सभी का यूपी टेट का एग्जाम हो गया है, जिसमें बहुत सारी अटकलें आपकी बीच में आई, लेकिन कुछ नहीं। और जैसा भी आज का पेपर मुझे मिला है, देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है कि जो हमने पढ़ाया है उसके मुताबिक बहुत ही ईजी पेपर आपको मिला है। जी हाँ, आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और सबसे पहले मैं आप सभी को हिंदी के पेपर के बारे में बताना चाहती हूँ कि हिंदी का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और देखिए, पेपर को देखकर लगता है कि 130, 140, 145 आप सभी के नंबर आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ईजी आज का पेपर रहा है। मुझे लगता है कि जो इससे पहले आपका जो पेपर रद्द हुआ था, सेम उसी के लेवल का है। टफ बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने थोड़ी बहुत भी तैयारी की होगी वो आसानी से पास हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी इधर उधर की बातें किए हुए सीधे फोकस करते हैं हम किस पर, अपने पेपर पर। तो मैं हिंदी के, देखिए मेरे पास जो पेपर है वो सबसे पहले मैं हिंदी का पेपर आपको बता रही हूँ। और सेट है मेरे पास, मैं आप सभी को बता दूं, बी सेट। जी हाँ, जो बुकलेट है वो बी सीरीज है मेरे पास, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मुझे यह भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन हिंदी में सही हुए हैं, ठीक है। और एक बार बस यही कहना चाहूंगी क्लास स्टार्ट करने से पहले कि प्लीज आप इस लिंक को शेयर कर दें, जिससे कि आपके साथी वो भी अपने इस पेपर की जांच कर लें कि कितने क्वेश्चन उनके सटीक बैठते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने कितना इजी पूछा है कि ड़ वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। क्या पूछा है? क ख ग घ ड़। अब ड़ वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है, तो आप सभी जानते हैं कि ड़ वर्ग किस में आता है? मूर्धन्य, कंठ ओष्ठ्य, नासिक्य, कंठ तालव्य। तो देखिए, आप बात करें, यदि हम देखते हैं कि व्यंजन तालिका में जो भी पंचम वर्ण होता है वो किस में आता है, क्या लगाया है आप सभी ने, ये भी मुझे बताते जाइएगा। और आप सभी जानते हैं कि जो पंचम तालिका के जो वर्ण है वो किस में आते हैं भैया आपके? वो आते हैं आपके नासिक्य व्यंजन में। यानी कि आपका सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने भी लगाया नासिक क्या एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे है आपके सामने क्या? 4 गज मलमल। 4 गज मलमल, इसमें पूछा है कि कौन सा विशेषण है। अब क्या होना, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। अब आप जानते हैं कि विशेषण तो आप सभी ने अच्छे से पढ़े हैं। तो देखिए, यहां पर हम विशेषण की बात करें तो परिमाण बोधक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। तो देखिए, मैंने आप सभी को बताया था कि विशेषण में जिसमें भी नाप तोल की बात की जाए, क्या, जिसमें भी नाप तोल के बारे में बताया जाए, वो कभी भी संख्यावाचक में नहीं आएंगे। हाँ, जिन्हें गिना जाता है वो संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने भी किया है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, ए ऑप्शन, परिमाण बोधक। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण होगा? फर्स्ट ऑप्शन जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल सही है कि परिमाण बोधक इसमें होगा, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है आपका। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, देखिएगा, समास से, कि समास का विलोम क्या है। समास का विलोम क्या है? तो देखिएगा, पहला समस्या, दूसरा पूछा है समासिक, तीसरा व्यास और चौथा पूछा है साहसिक। ये किससे हुआ इसमें? एक सेकेंड। तो देखिए, यहाँ पे समास के विलोम की बात की जा रही है, अपने आप हुआ। तो समास के विलोम में आप सभी जानते हैं कि समास का विग्रह क्या होगा। नमित एक बार इसको लिंक को ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे कि जो भी आपके साथी हैं वो सभी भी एक बार अपने पेपर को चेक कर लें कि हिंदी में कितने क्वेश्चन उनके ठीक हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, समास के विलोम की बात करें तो समास का विलोम होता है क्या? व्यास। यानी कि इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन जिन्होंने भी किया है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़े तो देखिए, आगे हम देखते हैं शून्य का तत्सम रूप क्या है। शून्य का तत्सम रूप क्या है? शून्य, सन्न, शून्य या शून्य। तो यहां पर देखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो है फोर्थ ऑप्शन,
चलिए, तो क्या है भाई, यहाँ पर जिन्होंने भी किया होगा शून्य का तत्सम रूप क्या है, शून्य, यानी कि डी ऑप्शन जिन्होंने भी किया है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, प्लीज एक बार चेक कीजिए और साथ के साथ मुझे यह भी बताइए कि आप क्या कर आए हो और कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। भाई पेपर को देख के मजा आ गया, बहुत इजी पेपर आया है, जितना होना चाहिए था उससे बहुत ही सरल आया है, क्योंकि हमने देखा है कि अपना बहुत ही हाई लेवल करके आपको तैयारी कराई थी, लेकिन पेपर को देखा जाए तो चुटकी में आप इसको करके आए होंगे, बड़े हंसकर आज आपने पेपर दिया होगा। तो देखिए, इस भाई आज की क्लास को आप प्लीज अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके साथी भी आप देखें और चेक करें। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए आगे। अब आगे देखिएगा, एक सेकंड, आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? आंख की किरकिरी होने का अर्थ है कष्टदायक होना, धोखा देना, अप्रिय लगना या बहुत प्रिय लगना। तो कुछ साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने इस प्रश्न का जो जवाब दिया है वो दिया है कष्टदायक होना, जबकि वो गलत आंसर है। ठीक है, मैंने कई बार ये क्वेश्चन, देखिए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको ना कराया हो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको कराया है और आप सभी जानते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है 3, यानी कि तीसरा ऑप्शन। कौन सा? अप्रिय लगना। जी हाँ, अप्रिय लगना इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, यानी कि आपको देखिए 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं कि 5 क्वेश्चन के बाद यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ आपको गद्यांश मिलने वाला है। ठीक है, उस गद्यांश को हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर चर्चा कर लेते हैं। 36 से लेकर 40 तक इसमें गद्यांश दिया गया है और उस गद्यांश को देखिएगा कि यहाँ पर देखिए आदिम, इस गद्यांश को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हालांकि आप सभी ने गद्यांश पढ़ा होगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको गद्यांश से जो क्वेश्चंस निकल कर आते हैं वही आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिएगा, चलिए अब देखिए यहाँ पर इससे पहले आएगा, जब चलाओगे यहाँ पर पहले इसको क्लिक करो, अदरवाइज इसे खत्म करना, यहाँ से काट दो। ठीक, ओके। चलिए देखिए, गद्यांश आप सभी ने पढ़ा भी है, तो यहाँ पर सब डिस्कस करना है कि आप करके क्या आए हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में देखिएगा, गुम्मक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गुम्मक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है पूछा है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है, किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए भैया, यहाँ पर जिन्होंने भी किया है, क्या जिन्होंने भी किया है, अक्कड़ प्रत्यय लगाया है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, गुम्मक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय है, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस गद्यांश के अकॉर्डिंग, और वैसे भी आप सभी को पता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर, वैशाली, पावापुरी, पारसोली। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जिन्होंने भी दिया है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब आगे आपसे पूछा गया है क्या कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है? ठीक है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? सभी ने बहुत अच्छे से संधि को पढ़ा है, और इस संधि की बात करें तो यहाँ पर पूछा है, संधि विच्छेद नहीं पूछा, सिर्फ संधि पूछी है कि गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या फिर व्यंजन संधि। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्व जमा छंद, यानी कि इसमें जो छंदी है वो है आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, तो जिन्होंने भी क्या है, फोर्थ ऑप्शन किया है, वो बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन। आगे देखिएगा, चलिए आगे, देखिए आगे देखिएगा, महावीर बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, आयु कितनी थी? तो यहाँ 45 वर्ष, 35 वर्ष, 12 वर्ष, 80 वर्ष। यदि आप इस गद्यांश को ना भी देखें ना, तो भी आप आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि आपने महावीर स्वामी जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 30, यानी कि आपका जो सही जवाब है वो कौन सा होना चाहिए? 35, यानी कि 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्ध तत्व प्राप्त कर लिया था। ठीक है, अब आगे देखिएगा, मुस्लिम धर्म का अर्थ क्या है? मुस्लिम धर्म का अर्थ क्या है? तो आगे देखें,
इन पे भी नहीं हो रहा ना, इसी से कर रही हूँ, आगे ऊपर नहीं पड़ा। अच्छा चलिए, अब देखिए श्रुति धर्म का अर्थ क्या है। ठीक है, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या वैदिक धर्म। तो यहाँ पर यदि आप गद्यांश को पढ़ेंगे भी या नहीं भी पढ़ेंगे तो आप सभी को पता है श्रुति धर्म का जो अर्थ है वो क्या है, वैदिक धर्म। यानी कि इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो क्या है भाई, फोर्थ ऑप्शन। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा पेपर है, सभी जानते हैं। ठीक है, खुश हो जाइएगा, हिंदी का पेपर बिल्कुल हलवा आया है। आगे देखिएगा, अकाल का पर्यायवाची क्या है? अकाल का पर्यायवाची क्या है? अंधियारा, अक्षत, दुर्भिक्ष या अपरिहार्य। तो आप सभी जानते हैं कि अकाल का पर्यायवाची क्या होगा। अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष। यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल 101% सही जवाब है। ठीक है, श्रुति धर्म का अर्थ क्या है आप सभी जानते हैं, वैदिक धर्म मैंने आपको बताया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब है। अब आगे देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? ठीक है, तो देखिए आप सभी जानते हैं मिश्र वाक्य में एक प्रधान होता है और उसके कई उपप्रधान होते हैं। ठीक है, तो देखिए अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं या फिर क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि इसमें प्रधान कौन है, अध्यापक। और बात किसकी की जा रही है कि वहां पे छात्र पढ़ रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि मिश्र वाक्य में की यदि आपको मिल जाए तो वहां पर सोने पर सुहागा माना जाता है और बिना किसी डाउट के यहाँ पर आपको क्या लगा मिल रहा है, की। तो आपका सही जवाब क्या होगा, सही। अच्छा, सीडीपी भी हलवा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं आपको सीडीपी का भी सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। मिश्र वाक्य, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखें, तो आगे देखिएगा, कर दिया, बार बार यही करती हूँ और आगे करो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 पर आ जाइए। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए क्या है, एक शब्द पूछा है। हजारों बार जब से आपने तैयारी की होगी ना, हजारों बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो भैया आप सब भी बताते रहो कि आपने क्या किया है। ठीक है, तो अपरिमेय, अप्रत्याशित, प्रत्याशा या अनाहूत। तो आप सभी जानते हैं कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, बी ऑप्शन। जिन्होंने भी बी आंसर लगाया है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आंख बंद करके आपका 1 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा इस प्रश्न में। आगे देखिए, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य कौन सा है भाई, क्या है, मुझसे उठा नहीं गया। तो भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब यहाँ पर बात की जा रही है भाई मुझसे उठा नहीं गया, तो यहाँ पर मेरे भाव, मेरे इमोशंस निकल कर आ रहे हैं, मुझसे ये कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है भाई, मुझसे, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, कृतवाच्य, कृतवाच्य होगा या नहीं? तो यहाँ पे कर्ता नहीं, कर्म नहीं, यहाँ पर भाववाच्य होगा। यानी कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य होगा क्या, भाववाच्य। बहुत बढ़िया ममता जी, एकदम सही जवाब। आगे देखिएगा, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नी जमा कपट, निश जमा कपट, निहि जमा कपट या निश जमा कपट। बच्चा बच्चा जानता है भाई, इसमें विसर्ग संधि इतना इजी पूछा है कि बस कुछ पूछो मत। निष्कपट में आप सभी जानते हैं कि श जो आपका क्या है भाई, यानी कि श षटकोण है ना, उसका क्या बना दिया जाता है, ष षटकोण को किसमें चेंज कर दिया जाता है, विसर्ग में। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो सही जवाब क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। जिन्होंने भी इस प्रश्न का थर्ड ऑप्शन किया है एकदम करेक्ट आंसर है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा अभी। ठीक है, आगे देखिए, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। किस देश में? पाकिस्तान,
दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या मॉरिशस? तो आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा देश जिसमें हिंदी का प्रयोग बोलने और लिखने दोनों में किया जाए, वो कौन सा है? तो देखिए और बताइए जल्दी से जवाब। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है भाई? सही आंसर है आपका मॉरिशस, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब। ठीक है, आगे देखिएगा। अब चलिए आगे देखिए, सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो यहाँ पर ब्रज, बुंदेली, अवधी या छत्तीसगढ़ी? तो सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? एकदम कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए 46 का? जिन्होंने भी दिया है ब्रज, एकदम सही जवाब है भाई। ब्रज भाषा जो भी कर आया है, कोई डाउट नहीं, बिना किसी डाउट के आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा? ए ऑप्शन, सूरसागर ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है आप सभी से कि देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत किसकी कविता किसकी लिखी हुई है? वीरों का कैसा हो बसंत किसकी कविता है? ये माखनलाल चतुर्वेदी की, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी चौहान या फिर रामधारी सिंह दिनकर? तो क्या है भाई, कितनी बार पढ़ाया है मैंने आपको, और कौन भाई इसके रचयिता कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है ये? तो यहाँ पर जिन्होंने भी किया है वीरों का कैसा हो बसंत किसकी कविता है, माखनलाल चतुर्वेदी, गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए सही जवाब? तो सही के लिए बिल्कुल आप लगा दीजिए आंख बंद कर कर, सुभद्रा कुमारी चौहान। जी हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपके एग्जाम में आया है, क्या पूछा गया है कि क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय शब्द में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो परिमाणबोधक, संख्यावाचक तो हो ही नहीं सकता। परिमाणवाचक में भी आप सभी जानते हैं कि नाप तोल के बारे में ही पूछा जाता है, और संख्यावाचक में संख्या का बोध होता है। अब सार्वनामिक विशेषण भी नहीं होगा। क्या होगा भाई? क्षेत्रीय में जो होगा वो है आपका क्या? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जी हाँ, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे देखिए, चौराहा शब्द में समास कौन सा है? चौराहा शब्द में समास कौन सा है? तो द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्यय भाव समास? तो क्या लगाया है आप सभी ने? चौराहा, चार राहों का समूह। तो क्या है यहाँ पर, क्या आएगा जवाब? जल्दी दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो होगा बहुत इजी है, आसानी से आप बता सकते हैं कि भाई चौराहा में कौन सा समास पूछा जाता है? द्विगु समास पूछा जाता है, और यही आपने लगाया होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें पूछा गया है क्या? देखिए, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? श्रुतलेख, सुलेख, शुद्धवर्तनी या आशु भाषण? तो क्या होना चाहिए? ये प्रश्न आप ये पूछिए कि मैडम कितनी बार नहीं कराया। मैंने करीबन जब से आपको यूपी टेट की तैयारी की है, हजारों बार ये प्रश्न आपको बताया है। तो यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति की जाती है, उसमें क्या है भाई, कौन सा रूप होता है? सुलेख में नहीं होगा, सुनकर लिखा हुआ लेख नहीं होता, शुद्धवर्तनी नहीं होता। तो फिर क्या होगा? तो सभी जानते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? आशु भाषण, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। ठीक है, आगे देखिएगा, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछा है कि हिंदी भाषा की बोलियां हैं। अब कितनी बोलियां हैं? तो 18, 25, 15 या 22? तो क्या है? तो आप सभी जानते हैं 5 उपभाषा। हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां होती हैं? कितनी बताई हैं मैंने आप सभी को? जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाइएगा ममता जी। और सभी नमित कैसा हुआ सभी का पेपर, एक बार बता दीजिएगा पेपर कितना इजी आया है। आप डर रहे थे सभी कि मैम पेपर हमारा रद्द हो चुका है, अब इस बार क्या होगा, कैसा पेपर टफ हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, जितनी आपने तैयारी की उसके अकॉर्डिंग बहुत इजी पेपर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आप सभी से पूछा गया है कि हिंदी भाषा की बोलियां कितनी हैं।
कितनी बोलियां हैं? तो देखिए और बताएं, यहाँ पर डी ऑप्शन भी मिला है, ए आंसर भी मुझे मिला है। तो इस प्रश्न का सही जवाब 5 उपभाषा यानी कि 5 हमारी क्या है, यदि पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और देखिए तो यहाँ पे सही जवाब 18, 25, 15 या 22। तो कुछ मुझे बता रहे हैं कि डी ऑप्शन होगा और कुछ मुझे कह रहे हैं कि ए ऑप्शन होगा। तो राइट आंसर जो होगा इन दोनों को तो बिल्कुल काट दो। सही जवाब 22 होगा, 22 बिल्कुल करेक्ट, एकदम सही जवाब। जिन्होंने भी दिया है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ममता जी, एकदम सही जवाब 4th ऑप्शन। ठीक है, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो देखिए समाज मूल पूछा है और इसका प्रत्यय यानी कि अंतिम पूछा है। तो सा जमा माजिक नहीं होगा, समा जमा जिक नहीं होगा, समाज जमा इक नहीं होगा, समाज जमा इक यानी कि आपका 4th ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी दिया है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है? राइट आंसर क्या है कि यहाँ पर पूछा है सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है, 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिएगा, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन आए हैं और उसमें पूछा है क्या कि हरे प्रकाश उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, लीलाधर जगुड़ी और अखिलेश। तो तद्भव पत्रिका के संपादक जिन्होंने भी कर आए हैं ना, 4th ऑप्शन अखिलेश बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन अखिलेश एकदम सही आंसर है। ठीक है, आगे देखें, 12 बरस लो कुकर जीबे अरु 13 लौसो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? कितनी बार मैंने, कम से कम 20वीं बार मैंने आपको बताई होगी ये। तो यहाँ पर नरपति नाल्य, चंद्रवरदाई, विद्यापति या जगनिक। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? जो भी कर आए हैं इस प्रश्न का 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये जो पंक्ति है वो जगनिक की है। ठीक है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे देखिएगा और क्या पूछा गया है आप सभी से कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पर 4 आपके सामने शब्द दिए गए हैं, उसमें शुद्ध वर्तनी को आपको छांटना है। अनग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित और यहाँ पर पूछा है क्या? अनुग्रहित। तो यहाँ पर आपको र ऋषि वाला र या रेफ वाला र, कौन सा रे का सही प्रयोग किया गया है, बस ये ही आपसे पूछा है। तो जो भी कर आए हैं यहाँ पर क्या भाई? बी ऑप्शन यानी कि राइट आंसर क्या है आपका? अनुग्रहित, र ऋषि वाला र का प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए तो देखें यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है? पैतृक, पैतृक, पैतृक या फिर पैतृक। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि राइट आंसर क्या होगा? पैतृक इस शब्द का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा होगा? 2nd ऑप्शन इसका सही जवाब है, पैतृक। अब आगे देखिए, क्वेश्चन आया है कि श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? श ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु, मूर्धा, दंत या दंतालु। तो देखिए श जब हम बोलते हैं श तो यहां पर कौन सा होगा? तो बी आंसर, बी आंसर इस प्रश्न का सही जवाब है। कौन सा? सॉरी बी नहीं, श ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा है ना यहाँ पर। तो जिन्होंने भी क्या किया, मूर्धा नहीं होगा। मूर्धा क्यों नहीं होगा? क्योंकि मूर्धा में जो हमारी जीभ है ना वो झटके से ऊपर की साइड लगती है। दंतालु, दांत प्लस तालु का प्रयोग जो कि नहीं होता है, दांत से जीभ नहीं टकराती। श जब बोलते हैं तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका तालु। तो जिन्होंने भी तालु किया है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत हो ना, क्लियर हो रहा हो तो पूछ लेना एक बार। 58 का सही आंसर क्या होगा? तालु यानी कि ए फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे देखें, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अत्यंत शब्द, अब अत्यंत शब्द की बात करें तो आप सभी जानते हैं क्या? अति जमा अंत। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? उपसर्ग की। तो अंत क्या हो जाएगा इसका? प्रत्यय। और उपसर्ग की बात करें तो अति यानी कि अत्य, अत्य यानी अति इसका सही जवाब होगा, डी ऑप्शन। जिन्होंने भी
जिन्होंने भी क्या है डी आंसर इसमें अति कर आए हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, उपत्यका का अर्थ क्या है, पर्वत का शिखर, प्राणियों के पेट का एक अंग, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, या पर्वत के पास की भूमि। तो ये प्रश्न भी कितनी बार करा दिया होगा, कुछ कह नहीं सकते। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर सही जवाब क्या है भाई, सही जवाब इस प्रश्न का जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल नहीं, सेकंड बिल्कुल नहीं, थर्ड बिल्कुल नहीं। तो क्या होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब, पर्वत के पास की भूमि। ठीक है, तो राइट आंसर इस प्रश्न का सही जवाब फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए, तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन करा दिए हैं कंप्लीट। चलिए, तो एक बार बता दीजिएगा कि इस प्रश्न कोई भी दिक्कत हुई हो आपको हिंदी से या कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज मुझे बताएं भाई, जल्दी से कमेंट करें और बताएं पेपर कैसा रहा आज आप सभी का, आंसर दीजिएगा। और सभी के पेपर क्या, सेकंड मीटिंग में भी पेपर है, उसका सॉल्यूशन देखा जाएगा, लेकिन इसके बाद मैं आपको सीडीपी का भी पेपर कराने वाली हूं। तो आपके कितने नंबर आए ये भी मुझे बताइए, जल्दी से दीजिएगा जवाब।